सल्यूट फाइटर्स। अगर आप डायरेक्ट टैक्स प्रिपरेशन जर्नी के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड यू आर वरीड कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या रिसोर्सेज रेफर करने चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किन टॉपिक्स को पहले पढ़े, एबीसी एनालिसिस क्या होनी चाहिए, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको डर है इस सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो एकदम सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा आपके सारे पॉइंट्स के लिए। ये वीडियो मैंने उस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ नहीं भी जानता है, अगर आप इंटरमीडिएट के लेवल के हो तो भी आपके लिए रेलिवेंट है, एंड फाइनल लेवल स्टूडेंट हो तब तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से सुनना, एंड तक सुनना, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब की बातें करेंगे एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू सेव यू आवर्स ऑफ अदर रिसर्च। आप 10 वीडियोस के अंदर जो ढूंढ करके पाओगे, मैंने सब कुछ, सारा एंड टू एंड डिस्कशन इसी वीडियो के अंदर किया है। तो एट द आउटसेट आओ बात कर लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या क्या रहेगा इस वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहले क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके सीनियर से आपने कई बार सुना होगा डायरेक्ट टैक्स बहुत डराता है, क्यों है मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या उसमें से सच्चाई है और क्या क्या उसके अंदर बस रूमर्स है, या बोलते हैं ना कि विथ टाइम पास होती रहती है, सब कुछ बात करेंगे। इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर अगर आपने सेम अप्रोच लगा दिया जो आप किसी और सब्जेक्ट में लगा रहे हो, काम नहीं आएगा। इसके लिए एक फ्रेश अप्रोच, एक अलग अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, सिलेबस सागर जैसा है, किधर से स्टार्ट करें, क्या पहले पढ़े, क्या बीच में पढ़े और क्या एंड में पढ़े, सब कुछ बताऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप में से शायद कई लोग आए होंगे, सर एबीसी एनालिसिस बता दो कि पहले कैटेगरी ए टॉपिक कौन सी पढ़े, फिर बी कौन सी पढ़े, फिर सी कौन सी पढ़े, बताऊंगा इन डिटेल। राइट वे टू स्टडी क्या है? अब आप बोलोगे लर्निंग अप्रोच एंड वे के अंदर क्या फर्क है? देखो, अप्रोच है ओवरऑल सब्जेक्ट का, राइट वे टू स्टडी है कि मैं बताऊंगा कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करोगे तो उस चैप्टर में कैसे पढ़ना है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है होलिस्टिक ऑन अ सब्जेक्ट लेवल। पॉइंट नंबर 5 इज ऑन अ चैप्टर लेवल। देन क्या टेक्निक्स यूज किए जाए ताकि आपकी पढ़ाई एकदम इफेक्टिव रहे, बताऊंगा। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, अवॉइड मतलब एकदम भी उस ट्रैप में मत फंस जाना, फंस जाओगे तो आप एक लूप में फंस जाओगे एंड देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने रिवीजन होने चाहिए, कब रिवीजन हम स्टार्ट करें, हर रिवीजन में क्या करें, एवरीथिंग हम लोग बात करेंगे। देन क्या हमें सेक्शन नंबर्स रटने की ज़रूरत है? आई आंसर दिस क्वेश्चन इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल मैनर दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। कौन से नोट्स रेफर करें, क्या किसी टीचर के नोट्स रेफर करें, इंस्टीट्यूट के मटेरियल कैसे है, खुद के नोट्स बनाएं, सब बात करेंगे। देन अ फ्यू मिथ्स वर्सेस रियलिटी, 6 से 7 ऐसे मिथ्स है जो स्टूडेंट्स को रहते हैं। मैं हज़ारों स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर चुका हूँ जिनके वही पॉइंट्स रहते हैं कि सर ये चीज़ हमको बताया गया है गलत है। मैं आपको बताऊंगा रियलिटी क्या है। देन जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है ऑफ गेटिंग अ रैंक एट ऑल लेवल्स ऑफ सीए, एंड उसके अलावा जब मैं रैंक होल्डर से इंटरेक्ट करता हूँ तो व्हाट कम्स आउट विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट टैक्स पेपर, चलो चलो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड एंड में देर आर अ फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स आस्क मी, तो मैंने उसको भी इसी वीडियो में बना दिया है। तो इतना कुछ डिस्कस करना है, मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन में पहले नेविगेट करना है कर लेना। तो चलो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपने अपने सीनियर से सुना होगा कि आपको, उनको डायरेक्ट टैक्स से बहुत डर लगता था। मैं बताता हूं इसके लिए सचमुच में कोई रीजंस है, और क्या क्या रीजंस ऐसे हैं जो कि मोर ऑफ मेंटल ब्लॉक है देन रियलिटी। देखो, पहले अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें इमेजिन्ड है या एम्पलीफाइड है वो क्या है? सेक्शन नंबर की एंग्जाइटी। कई लोगों को ये एंग्जाइटी रहती है कि सर हम लोगों को इतने सारे सेक्शन नंबर्स हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? अरे दोस्त उसको छोड़ो, उसे साइड करो, उसकी टेंशन मत लो, वो मैं बताऊंगा कि क्या है। देन सीनियर से आप सुनते आ रहे हो, अब आपने भी उसी को पास ऑन कर दिया बिना उस सब्जेक्ट को जाने। ये ऐसा हो गया कि सर एक जगह पे जंगल के अंदर कुछ लोगों ने मन गढ़ंत बातें बना दी कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल है, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। नहीं दोस्त, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर सही तरीके से पढ़ा ना, ये आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। एंड ऑब्वियसली देखो यार, इस सब्जेक्ट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
मगर दैट डज नॉट मीन कि ये इक्वली डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन क्या डिफिकल्ट पार्ट है और क्या बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत लॉजिकल पार्ट है, उसको सेग्रीगेट करो। मगर यस, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट रियली मेक दिस सब्जेक्ट अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एनी अदर एवरेज सब्जेक्ट। फर्स्ट है कि डेप्थ है इसके अंदर। आपको चीज़ों को बहुत गहराई में जाकर के समझना पड़ेगा, खाली सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनलाइक अदर टॉपिक्स जहां पर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक फिक्स चैप्टर से आते हैं, जैसे अगर ऑडिट देने बैठे हो तो 90% क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से आए हैं या एक पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं। लेकिन टैक्स एक ऐसा चीज है जहां सब कुछ इंटरलॉक हो जाता है। टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर पीजीबीपी का भी एप्लीकेशन है, कैपिटल गेन्स का भी एप्लीकेशन है, टैक्स रेट्स का भी एप्लीकेशन है, एग्जिम्पशंस का भी एप्लीकेशन है, डिडक्शंस का भी एप्लीकेशन है, तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी आ जाता है। तो यस, दिस इज वन थिंग दैट मेक्स इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू नेविगेट। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। एंड ऑब्वियस सा बात है यार, कभी कभी यू फील स्टक इन दिस सब्जेक्ट, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे से तो पुराने वाले के ऊपर ही मास्टरी नहीं अचीव हुई है, मैं आगे कैसे बढ़ूं। डोंट वरी, बात करेंगे सब चीज़ों के ऊपर। तो आ जाओ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जस्ट बिकॉज कोई चीज़ लंबा है वॉल्यूम में डज नॉट मीन कि वो डिफिकल्ट है। एक क्लासिक एग्जाम्पल दूं, देखो मैंने दिखाया है कि कौन सा टॉपिक कितने ज़्यादा है वॉल्यूम में और कितनी ज़्यादा है कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी के अंदर। पीजीबीपी देखो दोस्त कहाँ पर है, वॉल्यूम बहुत हाई है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। आप देखोगे मेरे बुक के अंदर भी इस चैप्टर के जो मेरे नोट्स है अराउंड 40 पेजेस के हैं। स्टूडेंट देखते के संग संग डर जाता है। मैंने क्लासेस दी है अराउंड 7 पीजीबीपी के अंदर। स्टूडेंट सोचता है सर 3 घंटे की 7 क्लास 20 घंटे आपने आखिर क्या पढ़ा दिया। दोस्त मैं मानता हूँ वॉल्यूम है, लेकिन ट्रस्ट में डिफिकल्टी के अंदर मीडियम डिफिकल्ट है। तो इसलिए जस्ट बिकॉज आप वॉल्यूम देख रहे हो डरिए मत, मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां पे कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल टैक्स के अंदर, यस वहां पर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन आपके माइंड को थोड़ा सा बेंड कर देगा। तो हम लोगों को उधर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, साइंटिफिक टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे, और कुछ हद तक हम लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना होगा कि मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हम मास्टर कर ले। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूं, वॉल्यूम से डिफिकल्टी को मत जज करना इस सब्जेक्ट में, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप फंस जाओगे। अब जो जीरो पे खड़े, जो एकदम बिगिनर्स है, जिनका डायरेक्ट टैक्स से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, या फिर मानो आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए, आपने सिर्फ ग्रुप 1 दिया, आपने ग्रुप 2 दिया ही नहीं है कई सालों से, आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा ही नहीं है, या फिर आप सीए छोड़ चुके थे, अब आप कई सालों बाद सीए में लौटे हो और आप सब कुछ भूल चुके हो डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ इस सब्जेक्ट का। ये स्ट्रक्चर समझोगे ना तभी डायरेक्ट टैक्स को अप्रोच कर पाओगे। अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कई हद तक फाउंडेशन लेवल या इवन स्कूल लेवल में भी अकाउंट्स हमने पढ़ा है, कुछ बेसिक हमें फाइनेंस का आइडिया हो ही जाता है कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर टैक्स, टैक्स इज कंप्लीटली न्यू। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर को 5 लेवल्स, चैप्टर सब्जेक्ट को 5 लेवल्स पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा फाउंडेशनल लेवल, जहां पर हम लोग क्या सीखते हैं, सर टैक्स क्या होता है, उसे चार्ज कब किया जाता है, किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, उसके लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं, किस टाइप के इनकम्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, इसकी आइडिया होती है फाउंडेशनल आइडिया। देन हम लोग टैक्स के लिए इनकम निकालना सीखते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। तो कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सबके अपने अपने कंप्यूटेशन के तरीके होते हैं, हम वो सीखते हैं। उसके बाद आता है एग्रीगेशन एंड एडजस्टमेंट, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शंस देना, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर आप सीखो। उसके बाद टैक्स निकालना, और यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का लेवल लोगों को लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कुछ स्पेशल रेट्स वाले टैक्स होते हैं, कुछ आपके असेसीज के हिसाब से टैक्स रेट्स बदल जाते हैं, कई बार एक एक असेसी के लिए ओल्ड रेजिम भी है, न्यू रेजिम भी है। तो हर चीज को नेविगेट करना, और हर रेजिम के अंदर कुछ कुछ एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं। तो आप धीरे धीरे करके इस लेवल पर आओगे। एंड देन फिफ्थ लेवल होता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे टीडीएस, टीसीएस काटना, एडवांस टैक्स, रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, अपील्स, पेनल्टीज, इंटरनेशनल टैक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको जब तक सब्जेक्ट एट अ होल का पिक्चर नहीं मिलेगा, तब तक आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। और
इसी से आपको समझना है कि आपकी ऑर्डर क्या होगी जब आप पढ़ने बैठोगे। आप अगर डे वन पर इंटरनेशनल टैक्स से स्टार्ट करोगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप फ्रस्ट्रेट करके बुक्स बंद करके छोड़ दोगे। आपने अगर डे वन पर टीडीएस टीसीएस स्टार्ट कर लिया, आप समझोगे ही नहीं। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आप जानोगे कि अच्छा ठीक है, टैक्स इम्पोज क्यों हो रहा है, कितने टाइप्स के असेसीज होते हैं, कौन से इनकम्स को हम एग्जेम्प्ट मानते हैं, देन रेट्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं, ये सब आप यहाँ पे सीखोगे। देन रेसिडेंशियल स्टेटस को मास्टर करिए, बिकॉज आप रेसिडेंट के ही टैक्स को, इनकम को टैक्स करते हो, नॉन रेसिडेंट्स के सारे इनकम टैक्स नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। अब रेसिडेंट के कौन से इनकम टैक्स होंगे, नॉन रेसिडेंट के कौन से होंगे, ये हम स्कोप में सीखेंगे। देन कुछ इनकम्स प्राइमा फेसी एग्जेम्प्ट होते हैं, इनको आप शुरू में ही जान लोगे तो आपकी आगे की जर्नी सिंपल रहेगी। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा सारे हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज। जब आपको सारे हेड्स का होलिस्टिक अप्रोच पता है, तब उसके बाद आपकी टोटल इनकम में आप क्या करोगे? क्लबिंग जानोगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जानोगे, डिडक्शंस जानोगे। अब आपकी टोटल इनकम आ गई। इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन सीखिए। इसी के अंदर आपके मैट, एएमटी, स्पेशल रेट्स, डिफॉल्ट रेजिम, ऑप्शनल रेजिम, सारी चीजें इस ही पार्ट के अंदर आएंगी। देन कुछ कुछ एंटिटी स्पेसिफिक असेसमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर हमने रजिस्टर्ड एनपीओ के नाम से नया चैप्टर देखा है, उन सब को सीखना पड़ेगा। एचयूएफ के लिए अलग टाइप की असेसमेंट होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ अलग प्रोविजंस होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कुछ अलग प्रोविजंस होते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए कुछ अलग प्रोविजंस है, एओपी बीओआई के लिए कुछ अलग प्रोविजंस है। तो उनको आप इस लेवल पर सीखो। शुरू में आप हेड्स सीखो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, बाद में आप स्पेसिफिक एंटिटी वाइज सीखना। देन आप आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, रिकवरी, रिफंड्स। देन आप आओ फाइलिंग प्रोसीजर्स के ऊपर, इसके अंदर आप रिटर्न फाइलिंग जानो, असेसमेंट जानो, अपील्स एंड रिविजन्स जानो, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस जानो, ब्लैक मनी लॉ जानो, और आप सर्वे सर्च सीजर के प्रोविजंस जानो। देन आप इंटरनेशनल टैक्स में एंटर करना। इंटरनेशनल टैक्स के अंदर दोस्त 2 चैप्टर, या मैं बोलूँ 3 चैप्टर मेजर है। ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन एंड डबल टैक्स रिलीफ। ये सब मैं जब एबीसी एनालिसिस आपको बताऊंगा तो उसके अंदर मैंने सब कुछ डाल के रखा है। आप उनसे पहले स्टार्ट करो, लॉजिक समझो कि इंटरनेशनल टैक्स के अंदर आखिर क्या हो रहा है। बिकॉज यहाँ तक पॉइंट नंबर 17 तक एवरीथिंग इज डोमेस्टिक। नाउ वंस यू गो ग्लोबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेशनल टैक्स इंटरप्लेज विथ आवर डोमेस्टिक लॉज। एंड फिर कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है, जैसे गार हो गए, जैसे टैक्स ऑडिट हो गया, जैसे आपका टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गए, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये सब को आप एकदम एंड में लेना। सो दिस शुड सर्व एज योर वन स्टॉप पेडागोजिकल ऑर्डर का कॉपी। अब एबीसी एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप में से कई लोग वेट कर रहे होंगे कि सर हम लोगों को एबीसी एनालिसिस बताओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैटेगरी ए वाले टॉपिक्स हैं ना, इनसे आप इजीली अज्यूम करके चलो 55 से 65 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर टैक्स रेट्स भी जान लेना, और मैंने मैट एएमटी यहीं पर डाल दिया बिकॉज टैक्स रेट्स जब जानोगे, ऑब्वियसली आप उसी समय मैट एएमटी तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन माइंड में यही रखना कि मैट एएमटी भी कैटेगरी ए है। पीजीबीपी का क्वेश्चन मैंडेटरी है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो मेजर एडजस्टमेंट्स है वो पीजीबीपी के ही है। नाउ कैपिटल गेन्स, कई सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं कैपिटल गेन्स जो है वो नेगेटिव आरओआई वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपको एफर्ट सबसे ज्यादा कैपिटल गेन्स में लगेगी, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैपिटल गेन्स है, और क्वेश्चन क्या आएगा? 4 या 6 मार्क्स का। आई कंप्लीटली अग्री, मैं उस बात से अग्री करता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, कैपिटल गेन्स बहुत फंडामेंटल है। और आप खुद से सोचो, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्जाम क्लियर करना मत रखो, ऑब्जेक्टिव रखो कि यार कैपिटल गेन्स जितना फंडामेंटल चीज आपसे अगर कोई कुछ पूछ लेगा इंटरव्यू में, और अगर आपने कैपिटल गेन्स को कैटेगरी सी रख दिया है, तो आपकी वहीं पर गजब की रेपुटेशन लॉस हो जाएगी। सो कैपिटल गेन्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। टैक्स के अंदर भी इसका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर इंटरप्ले होता है। आई अग्री, एफर्ट ज्यादा है, रिटर्न कम है, लेकिन स्टिल this is the only topic which I believe I would still keep in category A despite all of these factors. देन चैरिटेबल ट्रस्ट्स, जो लोग इनकम टैक्स एक्ट 25 पढ़ेंगे उन लोग देखेंगे इसी टॉपिक का नाम है रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन मैंडेटरी इसका आता ही है। टीडीएस टीसीएस, इसका इंपॉर्टेंस मैं कितना एम्फेसाइज करूं, इसके ऊपर भर भर करके क्वेश्चंस आते हैं। आप आराम से मान करके चलो 8 to 10 मार्क्स का तो इसी का वेटेज है। देन असेसमेंट प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर आपका रिटर्न फाइलिंग भी सब्स्यूम हो जाता है।
देन आप आ जाओ इंटरनेशनल टैक्सेशन के 3 टॉपिक्स पे, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड डबल टैक्स रिलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ना 2 छोटे-छोटे टॉपिक्स रखे हैं, एक गार रखा है, एक टॉपिक होता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन, उसी का एक सब पार्ट है गार। तो मुझे ये लगता है कि इसका क्वेश्चन ना मोर और लेस कहीं ना कहीं से आ ही जाता है इस टॉपिक का, तो आई विल कीप इट एज कैटेगरी ए, सिंपल है, कर लेना इसे। और ब्लैक मनी लॉ कर लेना, इसका क्वेश्चंस ना आता है। एंड ये क्या है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज है, तो इंस्टीट्यूट इसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्प करती है, इन दोनों चीज के ऊपर। अब आ जाओ आप कैटेगरी बी के ऊपर। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपकी कैटेगरी बी है, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, लिक्विडेशन, बायबैक, देन आपका डिविडेंड का टैक्सेशन, सो वन एंड सो फोर्थ, 56 to 10 गिफ्ट वाला टैक्स, जिसे अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 92(2)(m बन गया है। देन क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, ये डिडक्शंस कौन से है, चैप्टर 6A, जो आज इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर चैप्टर 8 बन गया है। देन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सर्वे, सर्च, सीजर, अपील्स एंड रिविजन्स, ये 3 आप समझ के चलो कि एक झुंड के तरह चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी बी है, क्योंकि इसके अंदर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। ऑब्वियसली असेसमेंट प्रोसीजर अपने आप में एक बल्क होता है, उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अपील्स, रिविजन्स एंड सर्वे, सर्च, सीजर करना, तो इसीलिए मैंने इसको कैटेगरी बी में रखा है। बट इधर कैटेगरी बी भी आप मान करके चलो, आराम से 25 से 35 मार्क्स का वेटेज तो रखता ही है, तो यू कैनॉट इग्नोर कैटेगरी बी। देन बेप्स, कैटेगरी बी रखना, बेप्स का क्वेश्चन मोर और लेस आ ही जाता है। बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, प्रैक्टिकल है, सिंपल है, स्कोरिंग है, कैपिटल कैटेगरी बी के अंदर रखा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एक तरीके से समझ लो एडवांस टैक्स इंटरेस्ट रिकवरी। ये मैं ए में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज ए के अंदर ऑलरेडी जितनी चीज़ें हमने डाली है वो इनफ है, इसलिए मैंने इसको बी में डाला है, लेकिन आप चाहो तो इसको कैटेगरी ए भी मान सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। देन कैटेगरी सी के अंदर आपके बाद बाकी सब कुछ आ जाते हैं। मैंने स्टार्ट किससे किया, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, बिकॉज ये जो है ढेर सारे लिस्ट ऑफ पेनल्टीज आपको दिए रहते हैं, आई नो। उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मेमोरी टेक्निक्स बनाने पड़ेंगे, मैं अपने क्लासेस के अंदर मेमोरी टेक्निक्स शेयर करता हूँ, दैट इज हाउ यू विल हैव टू डू। अगर आप मेमोराइज कर सकते हो, आपकी मेमोरी बहुत सॉलिड है, देन तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ मेमोरी टेक्निक्स बनाओ। इसको कैटेगरी सी रखा है। टैक्स ऑडिट, अगेन वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, मैंने इसको कैटेगरी सी रखा है। हर बार जरूरी नहीं है कि पूछा जाए, मगर आ ही जाता है घूम फिर करके, लेकिन स्टिल मैंने इसको कैटेगरी सी रखा है, कंसिडरिंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, बेसिकली आप देखोगे कंपनी और फर्म, ये दोनों एंटिटीज जो है ये ए कैटेगरी में जाते हैं। इसके अलावा जो भी एंटिटीज बचते हैं, एंड ऑब्वियसली ट्रस्ट ऑल्सो, उसके अलावा जो भी एंटिटीज बचते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, एचयूएफ, ये सारे आपके कैटेगरी सी में आ जाते हैं। टेनेंस टैक्सेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, advanced rulings, tax treaties, model tax conventions and latest developments in international tax. ट्रस्ट में ये ऑर्डर अगर आप अपने एबीसी के लिए फॉलो करोगे, इट्स गोइंग टू बी सुपर 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 बेनिफिशियल। नाउ वन वर्ड ऑफ कॉशन दैट आई ऑलवेज गिव, और बिकॉज मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी दूंगा, एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कैटेगरी ए और बी को करेंगे और सी को छोड़ देंगे। एबीसी एनालिसिस ये बोलता है कि आप पढ़ो पूरा सिलेबस, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ये रखो। तो दिस इज समथिंग आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, कैटेगरी सी छोड़ने के लिए नहीं है, कैटेगरी सी पढ़ने के लिए है। बस ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के अंदर हम लोग इसे सबसे एंड में रखते हैं, एफर्ट्स इसके अंदर सबसे मिनिमम डालेंगे, मगर डालेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। देन नाउ, जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, कोई भी टॉपिक को पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। जैसे मानो आप कैपिटल गेन्स पढ़ने बैठे, तो आप कैसे अप्रोच करोगे, तो लिसन टू दिस। सबसे पहले जहां तक हो सके हर कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझो। टैक्स बहुत लॉजिकल है, कुछ पार्ट्स को हटा दे 10-15% जिसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, रिमेनिंग 80-85% इज जेन्युइनली लॉजिकल। उसको आप समझो, उसको समझे बिना आपके लिए सब्जेक्ट बर्डन बन जाएगा, लेकिन उसे समझ लोगे ना तो ये सब्जेक्ट आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। देन आप उसके अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को पहले देखो, सिंपल एग्जाम्पल्स को। जैसे जैसे आप देखोगे आपका माइंड खुलेगा। दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज वेरी मच अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी बोलता है कि डायरेक्ट टैक्स इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, इट इज 100% प्रैक्टिकल।
देन फिर आप कुछ कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो, सोल्यूशन रखो पास में, खुद से स्टार्ट करो सॉल्व करना एंड सी दी आंसर्स। देन आपको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं जब कोई क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जहां अटके नहीं कि वहीं पर हमने सोल्यूशन देख लिया, नो, ट्राई टू रिकॉल कि यार मेरे नोट्स में हमने क्या पढ़ा था, गो बैक टू द नोट्स इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली टू दी सोल्यूशन। 1 मिनट रुकेंगे, सोचेंगे कि प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, लॉजिकली क्या होना चाहिए, हमने कॉन्सेप्ट नोट्स में क्या पढ़ा था, आंसर ट्रस्ट मी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, हाँ कुछ कुछ एक्सट्रीमली ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं तो उसको क्या है मार्क करके रखेंगे, अगर सोल्यूशन देखने के बाद समझ में आएगा तो वहीं पर मार्क करके रखेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। उसके बाद ये सब्जेक्ट के अंदर अगर आप लंबा गैप दे दोगे तो आप फंस जाओगे मेरे दोस्त, your mind will forget everything that you had studied earlier. In fact, this goes true for lot of the topics that we study in the CA curriculum. तो हमें हमेशा स्पेस्ड रिवीजन करना है, रेगुलरली रिवाइज करते रहना है जो जो पढ़े हैं। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि 2 से 3 सब्जेक्ट्स को एक संग चलाओ, ताकि किसी भी एक सब्जेक्ट के, मानो आपने 15 दिन अकाउंट्स पढ़े, फिर आप अब 2 महीने बाद अकाउंट्स पढ़ने लौटोगे तो फिर उस 2 महीने में आप भूल जाओगे जो आपने 15 डेज में पढ़ा था। तो कीप 2 or 3 सब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग सो दैट यू डोंट लूज टच विथ एनी सब्जेक्ट एंड यू आर इन टच विथ एवरी सब्जेक्ट। फाइनली मॉक टेस्ट देना, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने चाहिए। मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स का चैप्टर वाइज टेस्ट लेता हूँ इसीलिए कि उनको हर चैप्टर के ऊपर मास्टरी हो जाए, तो आपको भी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने चाहिए। नाउ 3 टेक्निक्स दैट आई बिलीव वर्क वंडर्स अगर आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरलीविंग। इंटरलीविंग का मतलब ये है कि डायरेक्ट टैक्स को एक बार में पढ़ा और फिर 2 महीने के लिए छोड़ दिया, डज नॉट वर्क दैट वे। डायरेक्ट टैक्स हैज़ टू बी इंटरवोवन। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 सब्जेक्ट एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, तीनों को एक संग में चलाओ। अगर 3 आप एक संग में नहीं भी चला सकते हो तो एटलीस्ट 2 तो आपको चलाने ही चाहिए, ताकि आप टच नहीं लूज करो किसी भी टॉपिक से। विद इन डायरेक्ट टैक्स ऑल्सो 3 से 4 टॉपिक्स को आप एक संग करो। जैसे आप कैपिटल गेन्स को पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक मत रिवाइज करो, उसको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, पीजीबीपी को भी कर दो। तो आप जब 6 घंटे या 8 घंटे टैक्स रिवाइज करने बैठे हो तो उसमें 4 आवर्स कैपिटल गेन्स, 4 आवर्स पीजीबीपी। इससे क्या होगा, आप हर टॉपिक के संग टच में रहोगे, आपकी मेमोरी कॉन्स्टेंटली रिवाइज होती रहेगी। सेकंड, इलेबोरेशन एंड डुअल कोडिंग। व्हाट आई मीन बाय दिस, हर समय ये समझिए कि क्यों कोई रूल एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्यों डिविडेंड जाता है, क्यों आपका जो नेचर ऑफ इनकम उसमें जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, बॉस द लॉजिक इज कि बाकी सारे हेड्स के अंदर वो सब्स्यूम नहीं हुए इसलिए वो यहाँ पर आए। कैपिटल गेन्स, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है कि क्यों होल्डिंग से 100% सब्सिडियरी को हमने एग्जेम्प्ट किया, एंड देन क्यों हमने ये कंडीशन रखा कि अब आप उस कैपिटल एसेट को आने वाले 8 सालों के अंदर स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करोगे, या फिर उस सब्सिडियरी के अंदर अपनी होल्डिंग 100% मेंटेन करोगे 8 सालों तक। एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, subject becomes simpler, smoother and logical. If you learn the logics, I mean if you learn the sections कि क्या बोल रहे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ये सब्जेक्ट एक बर्डन बन जाएगा। एंड लास्ट है चंकिंग। चंकिंग का मतलब है कि फाइनल जो एग्जाम्स के अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इंटरवोवन आएंगे, इंटरलॉक्ड आएंगे, उसके अंदर पीजीबीपी का भी एप्लीकेशन रहेगा, चैप्टर 6 के डिडक्शंस का भी एप्लीकेशन रहेगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का भी एप्लीकेशन रहेगा, टैक्स लाइबिलिटी भी रहेगा। सो द मोर क्वेश्चंस दैट यू प्रैक्टिस, जहां पर आपका इंटरलॉकिंग किया हुआ प्रोविजंस का, उतना ज़्यादा आपका माइंड खुलेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, टैक्स के अंदर इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ग्रिप आएगा। ये सब्जेक्ट कोई थियरी सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट नोट्स को 10 बार रिवाइज करोगे। कॉन्सेप्ट नोट्स को एक बार पढ़ लिया, अब खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलिए, क्वेश्चन से ही आपके 95% कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। नाउ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, और हर स्टेज पर देखो, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो आप बस लेक्चर्स को पैसिवली सुन रहे हो, नो, एक्टिवली उस समय नोट करिए। टीचर जो आपको बता रहा है उसको एक्टिवली नोट करो, जो नुआंसेस है उसके पास में रेड कलर से मार्किंग करो। अब
कई लोग सीधा बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट फूलिशनेस। हाँ, अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ भी नहीं करना है, मे बी मैं तो तब भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन बेयर एक्ट से मत पढ़िए। एक प्रॉपर बुक लीजिए जो आपको पहले स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताए, बिकॉज बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर्स कोई लॉजिकल फ्लो में नहीं आ रहे हैं। लॉजिकल फ्लो के अंदर जब आप एक प्रॉपर बुक लोगे, बी इट अ टीचर, बी इट अ प्रोफेशनल बुक, वॉट एवर, बट एटलीस्ट फॉलो सम लॉजिकल फ्लो। तीसरा चीज, डे वन से सेक्शन नंबर्स मेमोराइज करना। सेक्शन नंबर्स को आप थोड़ा आगे के लिए छोड़ो। अगर डे वन से आपको पढ़ते पढ़ते माइंड में क्लिक होते जा रहे, रजिस्टर होते जा रहे, गुड, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें डे वन से उसे रटने की हड़बड़ी करनी है, जिद करनी है। देन जब आप इंटरमीडिएट में आ जाते हो, इंटरमीडिएट मतलब अपने प्रिपरेशन के मिडिल में हो, तब आप क्या करते हो, एक्सेसिव नोट्स बनाने चले जाते हो। ये मैंने कई लोगों का देखा है। नो, डोंट क्रिएट नोट्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, क्रिएट ओनली नोट्स फॉर थिंग्स दैट यू फील कि इधर मेरे को माइंड मैपिंग करना है, और आपके पास जो बुक है वो माइंड मैप करके नहीं देता है, उस नोट्स को बनाइए, अननेसेसरी नोट्स मेकिंग में मत जाइए। देन इग्नोरिंग इलस्ट्रेशंस, नेवर डू दैट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, इलस्ट्रेशंस का प्रैक्टिस है। मैंने इसीलिए अपने करिकुलम के अंदर जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक अलग से इलस्ट्रेशंस बुक देता हूँ जिसके अंदर सिर्फ इलस्ट्रेशंस है, जिसके सोल्यूशन मैं क्लास में कराता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशंस। एंड देन स्टडिंग चैप्टर्स इन आइसोलेशन। जैसा मैंने पहले भी बोला, क्वेश्चंस इंटरलॉक होकर के आएंगे। आपने पीजीबीपी पढ़ा तो सिर्फ पीजीबीपी पढ़ा नहीं, उसी समय रिवाइज कर लो ना डिडक्शंस को, उसी समय रिवाइज कर लो क्लबिंग के प्रोविजंस को और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को, बिकॉज फाइनल जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर इनके और टैक्स रेट्स को मिला करके टैक्स लाइबिलिटी निकालने आएंगी। एंड देन फाइनल टाइम पर भी जब आप अपने प्रिपरेशन के एंड में, मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, टू मेनी बुक्स एंड फैकल्टीज के रिविजन नोट्स रेफर करने लग जाते हैं। नो, स्टिक टू वन बुक, गुड बुक, उस बुक को आप शुरू से फाइनलाइज कर लो, स्टिक टू इट। ट्रस्ट मी, मल्टीपल बुक्स बदलने से प्रिपरेशन हैम्पर होती है, इंप्रूव नहीं होती है। देन सिपिंग क्वेश्चंस, आपको ऐसा लगता है नहीं इन क्वेश्चंस को तो मैंने देख लिया, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को बार बार देखो, मगर जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें देखिए। कई बार क्या होता है, हम टफ क्वेश्चंस के लिए तो इतने अच्छे से रेडी हो जाते हैं और सिंपल क्वेश्चंस के अंदर हम सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। एंड लास्ट, अमेंडमेंट्स को इग्नोर करना। प्लीज समझो, डायरेक्ट टैक्स एक डायनामिक लॉ है, इसके अंदर लास्ट मिनट तक, आपके एग्जाम्स के 6 महीने पहले तक भी अगर कोई अमेंडमेंट आया है तो वो आपके लिए रेलिवेंट है, तो प्लीज डोंट इग्नोर अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट से इंस्टीट्यूट कई बार क्वेश्चंस पूछता है, बिकॉज वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे फ्रेश है, उसे इग्नोर मत करिए। नाउ, कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स कुछ कुछ चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। क्या है, शुरू में तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे फेड होने लग जाती है। इनिशियली हम इजी टॉपिक्स पढ़ते हैं, हमें फॉल्स कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो फॉल्स कॉन्फिडेंस हमें रियलिटी से दूर कर रहा है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, माइंड के अंदर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं पुराने चैप्टर्स को भूल रहा हूँ। डोंट वरी, हैपेंस विद एवरीबॉडी। एक ही सोल्यूशन है, रिवाइज करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए रिवीजन, यू विल स्लोली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट अगेन एंड अगेन। बाद में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने अगर रिवीजन नहीं किया, आप अटक जाओगे ये सोच करके कि अब मैं रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसीलिए जो ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था, वो ऑर्डर आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। देन आपने अगर एक बार रिवीजन भी कर ली, मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो लोग इस चीज़ के लिए डर में आ जाते हैं कि सर हमारा स्पीड कैसा है, हमें डर लग रहा है कि हम 3 घंटे में कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओनली सोल्यूशन टू दिस इज राइट एटलीस्ट 2 मॉक्स। कब लिखना है मॉक्स, मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने थर्ड रिवीजन के एंड में और फोर्थ रिवीजन के एंड में एक एक फुल मॉक लिखना चाहिए, और चैप्टर वाइज मॉक्स जिस दौरान आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, उसी दौरान करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली, आपका पूरा का पूरा एंग्जाइटी अबाउट स्पीड विल एंड देन एंड देयर, ट्रस्ट मी अबाउट दिस। देन ये कई लोगों को रहता है कि वो इंटरनेशनल टैक्स को सबसे एंड में पढ़ते हैं, हार्डली उसका कुछ रिवीजन कर पाते हैं, नाउ दे पैनिक। एक ही सोल्यूशन है बॉस इसका, इंटरनेशनल टैक्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। एट द एंड ऑफ द डे इट इज 30 मार्क्स आउट ऑफ योर एंटायर पेपर, सो यू कैन नॉट बी इग्नोरिंग इट। तो प्लीज इन मिस्टेक्स को, इन रोड ब्लॉक्स को मत करना। नाउ, हमें कितने रिविजन्स करने, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आइडियल रिविजन्स होते हैं 4। सुनना, सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। जब आपने अपने क्लासेस कर लिए, आपने उस दौरान कॉन्सेप्ट सीख ली, आप सेल्फ स्टडी करो, आपने उस दौरान कर लिया। अब इसके बाद हमें 4 रिविजन्स करने हैं। तो रिविजन्स आर ऑलवेज द आफ्टर द कॉन्सेप्ट्स आर स्टडी। नाम ये रिविजन, मतलब कि री कर रहे हैं हम लोग, तो पहले पढ़ा है तभी तो रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो वो 4 बार नहीं करना है। अब इस 4 रिविजन्स के अंदर 1.5 डे रिविजन इंक्लूडेड नहीं है। सो इन अ वे आपने एक बार टॉपिक पढ़ा,
फिर आपने 4 रिवीजन किए और आपने फाइनल एग्जाम के पहले पढ़ा, तो इन टोटलिटी आप जब 6 बार किसी भी चीज़ से गुजर जाओगे तब आपको मास्टरी आएगी इसकी। हर रिवीजन में क्या करना है, आओ उसकी भी बात करते हैं। फर्स्ट रिवीजन इज, आपने जो भी अपने क्लासेस में पढ़ा उसे कंसोलिडेट करो, अपने माइंड में हर चीज़ का मैप बनाओ। यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी कंफर्टेबल विथ ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट, सेकेंड रिवीजन जब करने बैठो तो पैसिवली मत करना, अपने बुक को बंद करो, रिकॉल करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो फॉर एग्जाम्पल टीडीएस, तो आप सेकेंड रिवीजन के अंदर बुक खोल के सारे सेक्शंस के रेट्स मत रिवाइज करना, खुद से बंद करना और सोचना कि टीडीएस डिविडेंड के ऊपर कितना था, इंटरेस्ट के ऊपर कितना था, सैलरी के ऊपर कितना था, कौन से सेक्शन नंबर में था, कौन से टेबल के सीरियल नंबर में था, अच्छा कौन सा रेजिडेंट के लिए था, कौन सा नॉन रेजिडेंट के लिए था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज नोन एज एक्टिव रिकॉल। ये आपको बताएगा कि आपके माइंड के अंदर गैप्स कहाँ पे, आपके मेमोरी के अंदर लीकेजेस कहाँ पे। थर्ड रिवीजन के अंदर अब आपको फोकस करना है अपने स्पीड पे, और इसीलिए मैंने बोला कि इस रिवीजन पे मॉक टेस्ट 1 लिख देना। फर्स्ट मॉक टेस्ट थर्ड रिवीजन के एंड में होगा। अब आपके पास ग्रिप आ चुकी है हर चीज की, तो आप क्विक रिवीजन करो, नोट्स बना लो उस समय कि मुझे फाइनल डे में क्या क्या चीजें देखनी है, हर चीज कॉन्सेप्ट नोट्स के नहीं देखने, मुझे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कौन से क्वेश्चंस के सिर्फ उनको देखना है, पूरे पूरे क्वेश्चंस को नहीं देखना है। एंड फोर्थ रिवीजन इज अबाउट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। इसमें आप क्या करोगे, सिर्फ जो थर्ड रिवीजन के एंड में वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी बस उनको देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखोगे, लेटेस्ट आरटीपीज एमटीपीज तब तक आ चुकी होंगी उसको देखोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बस उनको सॉल्व करोगे, एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ योर रिवीजन शुड हैपन। ये 4 रिवीजन्स कब करना है, एग्जाम के लास्ट के 6 मंथ्स के अंदर अंदर में ये 4 रिवीजन्स आपके होने चाहिए। अब अड्रेसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें सारे सेक्शन नंबर्स मेमोराइज करने हैं, नहीं, इंपॉर्टेंट मेमोराइज करने हैं, सिलेक्टिवली मेमोराइज करने हैं, मगर हाँ उतने कर लेना। क्यों, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पता ही नहीं है कि डिफॉल्ट रेजिम फॉर एन इंडिविजुअल इज 115 बीएसई, अगर क्वेश्चन में आ गया कि सॉल्व एज पर 115 बीएसई, आपने कभी सेक्शन नंबर पढ़ा ही नहीं था, तो आप तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि 115 बीएसई का मतलब क्या है। सेक्शन 202 इज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो आपको कुछ कुछ सेक्शन नंबर से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। अब वो सेक्शन नंबर्स कौन से रहेंगे, तो देखो जो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोविजंस है, जो रेगुलरली आते हैं, उनको ही खाली पढ़ना है, सारे सेक्शन नंबर्स को मेमोराइज नहीं करना है। और इसके ऊपर ना डे 1 से प्रेशर मत देना, थर्ड रिवीजन फोर्थ रिवीजन तक आते आते आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे, और अगर उस समय तक नहीं याद आए तो थर्ड रिवीजन ऑनवर्ड्स कॉन्शियसली बैठना कि हाँ ये सेक्शन नंबर इसका है। उसके पहले फोकस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर करना, क्रक्स ऑफ द लॉ के ऊपर करना, सेक्शन नंबर्स के ऊपर मत करना। और कैसे करोगे, तो नेमोनिक्स बना लो, प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा। और एक चार्ट बना लेना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ये इसकी बात कर रहा है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। बस रिमेंबर ओनली सिलेक्टिव सेक्शंस, नॉट ऑल। अब नोट्स की बात अगर करूं तो कौन से नोट्स रेफर करने चाहिए, क्या आईसीएआई का मटेरियल रेफर करना चाहिए। देखो, आपने अगर किसी टीचर से नोट्स लिए हैं, सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो टीचर्स के नोट्स को रेफर करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर आईसीएआई मटेरियल से उसमें कुछ प्लस माइनस करना है तो कर लो, एंड दिस शुड सर्व एज योर फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट्स। क्या सेल्फ रिटन नोट्स बनाने हैं, हाँ कुछ चीज़ों में आपको लगता है तो बनाना, बट रिमेंबर डोंट ओवर राइट योर नोट्स। हर चीज़ के लिए नोट्स मत बनाना, वरना आप अपना वैल्यूएबल टाइम उन सबको बनाने में लगा दोगे रादर देन माइंड मैपिंग। फिर डिजिटल नोट्स, एग्जाम के पहले कोई पीडीएफ आ गई, आई वुड से रिफ्रेन। डिजिटल नोट्स अच्छा होता है, ठीक है, अगर आपको कोई एक टॉपिक के लिए अच्छा मिल गया है फाइन, गो हेड विथ इट, मगर डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि मुझे जो भी मिले एग्जाम के 15 दिन पहले कि अरे ये एक और समरी आ गया तो उसको भी रेफर कर लूँ, नो। बिकॉज ऐसे भी डिजिटली पढ़ने में इफ़ यू आर कंफर्टेबल फाइन, आई वॉज नेवर कंफर्टेबल, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए जिसके ऊपर मैं मार्किंग्स कर सकूँ। माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी ही बनाइए, ज़रूरत से ज़्यादा मत बनाइए। एंड 1 पेज समरीज फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन्स का पूरा एग्जेम्पशन का जो सीरीज है उसको 1 पेज में समराइज कर लो, दैट मेक्स अ सेंस। टीडीएस टीसीएस के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को 1 पेज में समराइज कर लो, मेक्स अ सेंस। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के अंदर जो जो अलग अलग सिनारियोज के अंदर रेट्स लगेंगे उसे 1 पेज में समराइज कर लो, मेक्स अ सेंस। मगर अब आप पीजीबीपी जैसे टॉपिक को अगर 1 पेज में समराइज करोगे, इलॉजिकल है, ज़रूरत भी नहीं है। देन
कुछ मिथ्स वर्सेस रियलिटीज मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू आई नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग? नो, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग. लॉजिक समझ लो, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी. आई विल नेवर अंडरस्टैंड कैपिटल गेन्स, इट्स अ मिथ. मैंने 10 लेक्चर्स डाले हैं कैपिटल गेन्स के मेरे यूट्यूब चैनल में, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के. ट्रस्ट में, मैंने हर प्रोविजन का लॉजिक बताया है. सो इट इज़ नॉट दैट यू कैन नेवर अंडरस्टैंड अ टॉपिक लाइक दिस विच इज़ टू टेक्निकल. देर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. इंटरनेशनल टैक्स इज इम्पॉसिबल. इट ओनली फील्स इम्पॉसिबल बिकॉज आप एकदम एंड में पढ़ते हो. आप एकदम एंड में पढ़ते हो, आप उसे इग्नोर करके चलते हो, तो फिर वो चीज़ इम्पॉसिबल लगेगा. ट्रीट इट इक्वली विद अदर सब्जेक्ट्स, विद अदर टॉपिक्स, एंड ट्रस्ट मी, इंटरनेशनल टैक्स इज वेरी वेरी सिंपल. एनआर टैक्सेशन के अंदर कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं, मगर स्टिल ओवरऑल इट इज़ वेरी स्कोरिंग. आई शुड फिनिश ऑल लेक्चर्स बिफोर सॉल्विंग एनीथिंग? रिडिकुलस. क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर कुछ भी दिमाग में नहीं जाने वाला है. दिस इज नॉट अ पैसिव सब्जेक्ट, दिस इज हाईली एक्टिव सब्जेक्ट. I'll revise at the end. There is no end. Revision has to be continuously done. वरना आप भूल जाओगे. मेरे क्लासेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80 लेक्चर्स है रेगुलर बैच के अंदर. अगर कोई स्टूडेंट 80th लेक्चर के एंड में जाकर के रिवाइज करेगा कि मैंने उसे फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, तो उसको ऐसा फील होगा कि वो सब कुछ भूल गया. बट देन द ब्लेम इज नॉट ऑन मी, द ब्लेम इज ऑन यू, क्योंकि आपने 80 लेक्चर्स तक क्यों रिवाइज नहीं किया. मैं इसीलिए क्लासेस मंडे से फ्राइडे लेता हूँ, सैटरडे संडे ऑफ करता हूँ, ताकि स्टूडेंट सैटरडे और संडे रिवाइज कर सके जो भी उन्होंने मंडे से फ्राइडे में पढ़ा है. एंड लास्ट, लॉन्गर चैप्टर्स आर हार्डर चैप्टर्स. आई शोड यू अ ग्राफ फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही, जहाँ पे पीजीबीपी इज वेरी लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट इट इज एक्सट्रीमली सिंपल इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी. सो डोंट फॉल अंडर दिस मिथ कि चैप्टर जितना लंबा है उतना ही हार्ड है. ऐसा नहीं होता है. नाउ, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने अलग अलग रैंक होल्डर्स से इंटरेक्ट करके पाया है कि व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर देम, 4 बातें हर किसी के संग कॉमन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. डायरेक्ट टैक्स इज नॉट अबाउट गॉड गिफ्टेड थिंग. ऐसा कुछ नहीं है. इसके अंदर आईक्यू या ब्रिलियंस की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है. एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओ, एक एबीसी एनालिसिस बनाओ, उसको फॉलो करो. जितना ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा. वन सोर्स, दे जनरली स्टिक टू वन बुक. जो भी बुक है, आप शुरू में वेल रिसर्च करके एक बुक ले लो. आपको लगता है किसी टीचर की बुक लेनी है, उसे ले लो. आपको लगता है कि नहीं, मुझे फर्स्ट स्टडी के अंदर ही कोई बुक और उसके ऊपर अपने नोट्स के पेजेस चिपकाने हैं, जो भी करना है एक ही सोर्स रखो और एंड तक उसी सोर्स के संग स्टक रहो. हर बार बुक्स बदलोगे फंस जाओगे. डेली कंसिस्टेंसी, ऑब्वियसली डेली तो लिखने के लिए मैंने लिखी है. डेली कंसिस्टेंसी का सिंपली मीनिंग यही है कि हमें रेगुलर रहना है इस सब्जेक्ट के संग. 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यूसली डिटैच रहोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा. बी इन टच, इसीलिए मैंने बोला इंटरलिविंग करो. 3 सब्जेक्ट्स को एक संग में चलाओ, तो आप देखोगे रिवॉल्व करते करते हर 15-20 डेज में, हर 25 डेज के अंदर डायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं आप टच कर रहे हो. एंड देन स्टार्टिंग योर रिविजन अर्ली. रिमेंबर मैंने क्या बोला था, एग्जाम से 6 महीने पहले से आपका फर्स्ट रिविजन स्टार्ट हो जाना चाहिए. अगर आप एग्जाम के 2 महीने पहले अपना फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, देन आपके लिए 4 रिविजन करना बस हाइपोथेटिकल बात है. ऑब्वियसली इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट देन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. नाउ, FAQs मुझसे कई लोग पूछते हैं, और बिकॉज ये बिगिनर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ 6 क्वेश्चंस ऐसे जो कॉमनली आते हैं. आई एड्रेस ईच ऑफ देम. फर्स्ट, क्या DT हार्डेस्ट सब्जेक्ट है CA फाइनल का? इट इज़ ओनली हार्ड इफ़ यू थिंक इट टू बी हार्ड. हार्डेस्ट सब्जेक्ट रिलेटिव टर्म होता है. अगर DT आपके दिमाग में नहीं घुस रही है तो आपके लिए हार्डेस्ट है. लेकिन एक बार आपके दिमाग में घुस जाए, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट बन सकता है. आपके CA फाइनल का मज़ेदार भी रहेगा. नेक्स्ट, शुड आई रीड द बेयर एक्ट? मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप बेयर एक्ट को छोड़ ही दो. अगर एग्जाम्स के अंदर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो बेयर एक्ट को आप साइड कर दो, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना रहेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना रहेगा. तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बेयर एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसे भी कोई भी टीचर जो प्रोड्यूस करते हैं वो अपने वर्ड्स में नहीं प्रोड्यूस करते, टेक्निकल टर्म्स हम लोग सब लोग रिप्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, क्या ये नॉर्मल है? मुझसे अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही डायरेक्ट टैक्स के अंदर फेल हो गया, मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ गया ही नहीं. देखो, मैंने उसको ये बोला कि देखो, फेलियर इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ और दैट यू शुड सेलिब्रेट. हाँ ठीक है, आप दुखी हो, फाइन, कोई बात नहीं. हम लोग रिकैलिब्रेट करेंगे, एक रिवाइज स्ट्रैटेजी बनाएंगे. लेकिन ऐसा भी मत सोचना कि यार आप कोई काबिल नहीं हो, आप एकदम भी अनइंटेलिजेंट हो. नहीं, ऐसा नहीं है. डायरेक्ट टैक्स ईजी सब्जेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं. अगर आप फेल हो गए हो, रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर बैठो, उसके हिसाब से वर्क करो, लोड मत लो इतना ज़्यादा.
नेक्स्ट, विल द न्यू 2025 एक्ट अफेक्ट मी? मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, 2025 एक्ट उन लोगों के लिए इम्पैक्ट करेगा जिनका एग्जाम टैक्स ईयर 26-27 को कंसर्न करता है। अगर सीए स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ तो मई 2027 एंड ऑनवर्ड्स वाले बैच के लिए, और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ तो जून 2027 एंड ऑनवर्ड्स वाले बैचेस के लिए है। ये डाउट्स मैं अभी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देता हूँ। देन, शुड आई मेमोराइज एवरी केस लॉ? सुनो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो, केस लॉज आपसे एक्सपेक्टेड नहीं। अगर आप फाइनल लेवल पर हो, कुछ चुनिंदा केस लॉज होते हैं, सिग्निफिकेंट सिलेक्ट केस लॉज, वो आईसीएआई भी निकालता है और वो मैं भी आपको प्रोवाइड करता हूँ 1.5 से 2 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम्स। बस उतने ही देखने हैं, सारे केस लॉज नहीं याद रखने हैं। एंड अगर वो भी याद नहीं रह पाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको केस लॉ का क्रक्स पता है, यू आर गुड टू गो। लास्ट, व्हाट्स द बिगेस्ट टाइम वेस्टर इन डीटी प्रेप? मैं आपको बताऊं, वर्बेटिम नोट कॉपिंग। अगर आपके पास एक अच्छा बुक है, ट्रस्ट मी, आप पढ़ो, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में मेहनत लगाओ, खुद के नोट्स जितने कम बनाओ, लॉजिकल है जहां पर, रिक्वायर्ड है जहां पर बनाइए, मगर अननेसेसरी मत बनाते रहिए। फाइनल रोड मैप क्या है तो देखो, आप स्टार्ट करो तो आप पहले बेसिक्स जानो, कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, सारे हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर वर्क करो, एग्रीगेशन एंड क्लबिंग के बारे में जानो, अपील्स, असेसमेंट्स, टैक्स कंप्यूटेशन, डिडक्शंस, इसको करो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग के बाद, डिडक्शंस, टैक्स कंप्यूटेशन, असेसमेंट, अपील्स में आओ, अपील्स के बाद प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, देन इंटरनेशनल टैक्स करते हुए मॉक टेस्ट। सो दिस शुड बी योर फाइनल रोड मैप। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने प्रैक्टिकली हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको 10 अलग अलग वीडियोस में ना जाना पड़े। आई होप दिस विल सर्व एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर एनीबडी। अगर आप फर्स्ट टाइम डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, आपके लिए भी है। अगर आप डायरेक्ट टैक्स से डिटैच हो गए हो काफ़ी वक्त तक, आपके लिए भी है। और इफ समबडी इज जस्ट लुकिंग फॉर जनरल गाइडेंस, दिस इज गोइंग टू सर्व एज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। सो विद दिस, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैंने इसको डाल दिया है वहाँ पर, आप वहाँ से इसे ले सकते हो, ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स देख पाओ। तो विद दिस, मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।